वेलकम स्टूडेंट, मैं उटांडे सर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, इसी के माध्यम से हम ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स और उत्पन्न वोल्टेज के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, देर न करते स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। जैसे हमने पिछली क्लास में करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पढ़ा था, और करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में देखा था हमने, ये यदि कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें इनपुट जितनी पावर दी जाती है उतनी ही पावर आउटपुट की प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। क्यों? इसीलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में भी लॉसेस होते हैं, और इस लॉसेस के कारण ही ऐसा संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई फीड किया जाता है और एसी सप्लाई पर ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर एसी सप्लाई पर जब ऑपरेट करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एसी में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और इन्हीं लॉसेस को क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए हम ऐसे कुछ कंपोनेंट या ऐसे सेगमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर का जो कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिससे ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया जाता है। तो इस तरीके से इस लॉसेस को हम कम कर सकते हैं, लेकिन जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर प्राप्त हम नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर में यदि देखा जाए तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में ही होती है, ऐसा संभव है। V1 इक्वल हो जाता है V2 I2। तो ये जो इसका इक्वेशन बनता है, ये बेसिकली इसका इक्वेशन बनेगा V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। यहाँ पर यदि जब समझे हम तो I2/I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K। क्यों? क्योंकि वोल्टेज करंट के अपोजिट में होता है इसमें, अर्थात ट्रांसफार करंट ट्रांसफार्मेशन रेशो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अपोजिट होता है। इतना क्लियर है सभी को? जब इसका कंपैरिजन I2/I1 से करेंगे, अर्थात कि ये करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, और करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से जब इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के का, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के का हम उसकी तुलना करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से करते हैं, ये है करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का इक्वेशन। तो ये करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इन्वर्ट होता है, मतलब अपोजिट होता है इन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अपोजिट में होता है करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, अर्थात इस तरीके से बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/I, क्योंकि ये इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपको लिख कर एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। क्लियर है? यदि यहाँ पर देखें तो करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, उल्टा होता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे हम टर्न रेशो। जैसे हमने करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो देखा, वैसे ही टर्न रेशो भी देखेंगे। तो टर्न रेशो में क्या होता है स्टूडेंट? टर्न रेशो में बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में होने वाले नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हुए, और सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटे हुए नंबर ऑफ टर्न्स, इस पर डिपेंड करेगा। तो टर्न रेशियो को यदि हम समझे तो ये हो जाएगा N1/N2। N1 हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग का जो टर्न है N1 हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या होगी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न हो जाएंगे। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न N1/N2 हो जाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों टर्न रेशियो। अब टर्न रेशियो को समझने के लिए, जैसे 20/1 लिखा हुआ है, तो 20/1, तो ये 20 जो लिखा है दोस्तों, ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, और ये हो जाएगा 1 सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न, ये दोनों टर्न यहाँ पर इस तरीके से शो किया जाता है। तो कहीं पर भी जब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन दे और टर्न रेशियो पहचानने बोले कि प्राइमरी साइड कितनी टर्न होंगे, सेकेंडरी साइड कितने टर्न होंगे, तो प्राइमरी साइड 20 टर्न होंगे और सेकेंडरी साइड 1 टर्न होगा दोस्तों। तो ये टर्न रेशियो को हम इस तरीके से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसफार्मर है, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, और इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं दोस्तों हम।
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज्यादा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। चलिए क्लियर करते हैं कि ये क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आज की जो ये इसकी हेडिंग है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मोस्टली इसका यूज करते हैं। मतलब जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेंगे और उन सर्किटों में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, इन ट्रांसफार्मर को हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर पल्सेटिंग एसी में यूज होता है, अर्थात कि जिसमें एसी और डीसी के दोनों कंटेंट होते हैं। एसी के भी कंटेंट होंगे उसमें और डीसी के भी कंटेंट होंगे, मतलब कि एसी करंट भी होगी और डीसी करंट भी होगी। इन दोनों के कंटेंट जिसमें होते हैं वो कहलाता है पल्सेटिंग। तो पल्सेटिंग एसी सर्किट में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर पल्सेटिंग एसी का मतलब होता है जिसमें एसी और डीसी का दोनों कंटेंट हो। टर्न रेशियो इसमें मिलेगा आपको 1:1 का। जो फेरों की संख्या होगी वो प्राइमरी वाइंडिंग में भी उतने फेरे मिलेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उतने ही फेरे, मतलब दोनों वाइंडिंग में समान फेरे मिलेंगे। दोनों वाइंडिंग में समान फेरे मिलेंगे दोस्तों। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में 10 फेरे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी 10 फेरे मिलेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उतने ही फेरे प्राप्त होते हैं। तो इस वाइंडिंग में समान फेरे होते हैं, टर्न रेशियो यहाँ पर समान होगा दोस्तों। अब चलिए ये समझते हैं कि ये पल्सेटिंग एसी होता क्या है और पल्सेटिंग एसी में कैसे ये ट्रांसफार्मर काम कर लेता है, क्योंकि यहाँ तो डीसी भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं तो वहां पर पल्सेटिंग एसी प्राप्त होता है हमें, क्योंकि वहां पर डीसी और एसी दोनों का काम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, पल्सेटिंग एसी का मतलब होता है जिसमें एसी और डीसी दोनों हो। अब एसी अल्टरनेटिंग करंट भी होगी और कुछ मिक्सअप उसमें होगी डीसी करंट भी। एसी और डीसी का दोनों का मिक्स होगा, तो एसी और डीसी का दोनों का मिक्स क्या कहलाएगा, पल्सेटिंग एसी। तो पल्सेटिंग में क्या होता है, जैसे हम ट्रांसफार्मर में इसमें टर्न रेशियो 1:1 होता है, इसे आइसोलेट करने में हम यूज करते हैं। आइसोलेट करने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डीसी कंपोनेंट को हमें ब्लॉक करना हो, किसी डीसी कंपोनेंट को क्या करना हो, हमें ब्लॉक करना हो दोस्तों। तो किसी भी डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आइसोलेट करने का मतलब होता है डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना। अब हमें मालूम है ये जो ट्रांसफार्मर ये ओनली एसी पर काम करता है। तो जब पल्सेटिंग होगा उसमें एसी प्लस डीसी दोनों होगा, तो ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। डीसी को क्या कर देगा दोस्तों, ब्लॉक कर देगा। और सिर्फ हमें एसी को फिल्टर करके देगा या एसी को इनपुट को बढ़ा कर देगा। हमें यदि सर्किट में प्योर एसी चाहिए तब हम यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो ट्रांसफार्मर डीसी को वहीं पर ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक मतलब रोक देगा। डीसी कंपोनेंट को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। अर्थात कि जो पल्सेटिंग एसी है जिसमें डीसी की मात्रा है, तो डीसी करंट को ये रोक देगा, डीसी करंट को रोक देगा और एसी को यहाँ पर बढ़ा देगा। तो यहाँ पर एसी करंट बढ़ जाएगी, अर्थात कि आगे वाले जो सर्किट में मिलेगा आपको, तो आगे वाले सर्किट मतलब ये ट्रांसफार्मर के बाद वाला जो सर्किट मिलेगा, ये ट्रांसफार्मर के बाद वाला सर्किट, तो इस ट्रांसफार्मर के बाद वाले सर्किट में हमेशा आपको प्योर एसी प्राप्त होगा। आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा, वो भी प्योर एसी प्राप्त होगा, शुद्ध एसी प्राप्त होगा। तो प्योर एसी को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए किया जाता है, पल्सेटिंग एसी को ट्रांसफर करने में यूज किया जाता है। अर्थात कि जो पल्सेटिंग एसी है जिसमें एसी और डीसी के कंटेंट उपस्थित होते हैं, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर डीसी को एल्यूमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अनुपात सेम मिलेगा 1:1। यदि इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती है, उसके पीछे भी रीजन है। देखिए, पल्सेटिंग एसी के डीसी कंपोनेंट को हमें गायब करना है या भगाना है तब की सिचुएशन में,
मतलब कि हम यहाँ पर डीसी के कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। और पल्सेटिंग एसी को जो वोल्टेज ट्रांसफर करने में इसमें यूज किया जाता है। चलिए इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। ये जो पल्सेटिंग एसी है इसको दूर क्यों किया जाता है? इसको दूर इसलिए किया जाता है कि आगे आपको सर्किट में प्योर एसी प्राप्त हो, क्योंकि एसी और डीसी के दोनों के कंपोनेंट होंगे, वहां कंटेंट होंगे, एसी के भी कंटेंट होंगे, मतलब कि एसी करंट भी होगी और डीसी करंट भी होगी, तो ये ट्रांसफार्मर या उसके आगे के जो कंपोनेंट लगेंगे सर्किट में वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करते। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और डीसी के कंपोनेंट को ब्लॉक कर देते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं कि यदि इनपुट एसी सिग्नल में एसी सिग्नल में यदि इनपुट हम दे रहे हैं एसी सिग्नल और उसमें डीसी के सिग्नल हो, मतलब कि डीसी के कंपोनेंट हो, तो यह क्या कर देगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर डीसी को रोक देता है। मतलब कि आइसोलेट करने का मतलब ही होता है अलग कर देना या रोक देना, और एसी को आउटपुट के रूप में यहाँ पर दे देता है। इसका टर्न रेशो समान मिलेगा, एक समान मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज बेसिकली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो होता है दोस्तों, ये इक्वलेंट होता है, मतलब कि आपको एक समान मिलेगा। यदि यहाँ पर 5 फेरे हैं, इसमें 5 फेरे हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपको 5 फेरे ही मिलेंगे। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको, ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में छोटा छोटा ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक में ट्रांसफार्मर मिलेंगे। तो जो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, अर्थात कि ये ट्रांसफार्मर कैसे होंगे, छोटे होंगे, देखने में बहुत छोटे होंगे और बहुत छोटे होंगे। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, अपोजिट चलता है। तो ट्रांसफार्मर की यदि केवीए रेटिंग हम देखेंगे ज्यादा हाई केवीए रेटिंग का होगा, तो वो ट्रांसफार्मर कैसा होगा दोस्तों, हाई केवीए का। मतलब कि यदि केवीए रेटिंग को हम बढ़ाते हैं, अर्थात कि किसको बढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा केवी रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होगा उसका साइज हमेशा छोटा मिलेगा, आपको साइज क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को यदि हम बढ़ाते हैं, 50 हर्ट्ज से हम बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। ये क्लियर है सभी को? इस तरीके से इसे हम जान सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं कि जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ओनली फॉर डीसी को एलिमिनेट करने के लिए, डीसी को आइसोलेट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, डीसी को खत्म करने के लिए ही यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। और डीसी को खत्म करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, डीसी को खत्म करने के लिए और प्योर एसी प्राप्त करने के लिए, प्योर एसी प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी टाइप ट्रांसफार्मर भी होते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ किया जाता है? तो बेसिकली दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का जब यूज करते हैं हम, तो इसका यूज, इसमें जो कोर होता है वो फेराइट कोर का बना होता है। चलिए देखेंगे हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज हम क्यों करते हैं? जैसे आइसोलेट या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का भी हम यूज करते हैं। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, इसका क्या यूज है सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम ये देखेंगे। तो इसका जो बेसिकली जो यूज है दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का, तो ये इसका जो कोर बना होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का, ये फेराइट कोर का बना होता है। हम इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। 50 हर्ट्ज के ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर होगा वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दिया जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का हम यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है फेराइट कोर। चलिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में इसका जो कोर बना होता है, अर्थात कि
यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कोर होगा, ये कोर है दोस्तों, ये कोर है, और यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी होगी और इस साइड सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी होगी। तो ये जो कोर है इसका, यही कोर हम फेराइट मटेरियल का बनाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी यदि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए तो इसी का जो कोर बनेगा ये फेराइट कोर का बनेगा, अर्थात कि इसका हम बनाते हैं फेराइट कोर। इसका यूज ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए फेराइट कोर का क्यों बनाते हैं, ताकि ईडी करंट लॉस को, मतलब जो हानि हो रही है ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम फेराइट कोर का मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो फेराइट कोर है, ये क्या करता है, ईडी करंट लॉस को कम करता है दोस्तों। अब ये जो ईडी करंट लॉस है, ये क्या कर देता है, ईडी करंट ये कोर को गर्म कर देता है। जब कोर ज्यादा गर्म हो जाती है तो इसमें क्या होने लगता है, ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है, और इसी ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण ही यह मैक्सिमम तरीके से गर्म हो जाता है, और जब गर्म होगा तो इसमें लॉसेस बढ़ जाएगी। तो इसी के कारण यहाँ पर ईडी करंट लॉस बढ़ जाता है, और ईडी करंट लॉस को एलिमिनेट करने के लिए हम फेराइट कोर का यूज करते हैं। क्लियर है सभी को। इसमें यदि हम देखें तो इसका जो रिलक्टेंस होता है वो हाई होता है, इसका रिलक्टेंस हाई मिलेगा और ईडी करेंट लॉस कम मिलेगा। इसका जो रजिस्टेंस दोस्तों, रजिस्टेंस भी हाई मिलेगा, इसका इसका रजिस्टेंस जो है ये हाई मिलेगा और ईडी करेंट लॉस को कम करता है। जब रजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो ईडी करंट लॉस ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो रजिस्टेंस जिसका हाई होगा उसमें ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। रजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। और ये एक ऐसा मटेरियल है फेराइट मटेरियल जिसका रजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होता है, इसीलिए हम ईडी करंट लॉस को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए फेराइट कोर का यूज करते हैं। क्लियर है सभी को, फेराइट कोर का क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ फेराइट मटेरियल, मतलब कि जो फेराइट मटेरियल है यह हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला, रजिस्टिविटी वाला मटेरियल होता है। हाई रेजिस्टेंस वाला जो मटेरियल है फेराइट कोर या फेराइट मटेरियल, इसमें फेराइट मटेरियल का कोर इसीलिए बनाया जाता है ताकि इसकी रजिस्टिविटी को जेन्युइनली बढ़ाया जा सके, अर्थात कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, फेराइट कोर या फेराइट मटेरियल में ये प्रॉपर्टी है कि इसको यूज करने से यहाँ पर जो इसकी ईडी करंट लॉस है, ये ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके। ट्रांसफार्मर के जो कोर का जो मटेरियल का गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर के कोर का जो मटेरियल का गुण होना चाहिए उसकी विद्युतशीलता पहली बात तो हाई होना चाहिए, अर्थात परमिटिविटी, जो परमिबिलिटी है उसकी, अर्थात विद्युतशीलता, परमिटिबिलिटी मतलब विद्युतशीलता उसकी अधिक होना चाहिए, हाई परमिबिलिटी होना चाहिए, और लो हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए। तो जिस मटेरियल की हाई परमिबिलिटी हो और लो हिस्टेरिसिस लॉस हो, तो समझ जाइएगा कि ट्रांसफार्मर का कोर उससे हम बना सकते हैं। और इसमें से एक ऐसा मटेरियल है फेराइट कोर का मटेरियल जिसकी परमिबिलिटी हाई होती है, मतलब विद्युतशीलता हाई होती है, और हिस्टेरिसिस लॉस इसमें कम होता है दोस्तों। इसीलिए इस मटेरियल का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाना हो या मशीन का कोर बनाना हो, बॉडी बनाना हो, यॉक बनाना हो, तो यहाँ पर हम फेराइट कोर का, फेराइट मटेरियल का ही यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर है सभी को। अब देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, इसी फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, वो भी किसमें, इन द कोर, मतलब कोर में दी हुई है। एक ट्रांसफार्मर का कोर है जिसमें अधिकतम फ्लक्स घनत्व दिया हुआ है 250 वोल्ट और 300 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब कि प्राइमरी जो वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर के, उसमें 250 वोल्ट दिया हुआ है, और सेकेंडरी में 3000 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, अर्थात कि ये ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों। स्टेप अप है कि नहीं,
भाई 250 वोल्ट दे रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, हमको 3000 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, और इसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट, मतलब कि प्रत्येक टर्न में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है 8 वोल्ट। तो डिटरमाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। तो प्राइमरी वाइंडिंग के और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होंगे उस टर्न का पता लगाना है, कितने टर्न होंगे, और एरिया ऑफ कोर, तो कोर का एरिया कितना होगा, ये चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का कुछ फार्मूला देखा था, ईएमएफ प्रति टर्न का फार्मूला हमने पढ़ा है दोस्तों। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न निकालना है, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कितने होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कितने होंगे, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो इसका फार्मूला क्या है, ईएमएफ प्रति टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्रत्येक टर्न में प्राइमरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ प्राप्त होगा, एक टर्न में कितना ईएमएफ प्राप्त होगा, उसका फार्मूला है। और इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, E1/N1, E1/N1। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, क्लियर है, निकाल सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, ईएमएफ प्रति टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फार्मूला है वो E1/N1 फार्मूला है। अब E1/N1 फार्मूले में मान रखेंगे तो ये ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में, अब ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स दिया है यहाँ पर, मतलब कि ईएमएफ प्रति टर्न इन 8 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, वोल्ट कितना दिया है, 8 वोल्ट दिया है दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में। यही प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न जो वोल्टेज है कितना दिया है दोस्तों, ईएमएफ पर टर्न 8 वोल्ट दिया है, तो ये 8 वोल्ट तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। E1 का मान दिया है यहाँ पर 250 वोल्ट और N1 हमें निकालना है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये तीर्य गुणा हो जाएगा, तो 8 वोल्ट इंटू N1 हो जाएगा, और ये 250 वोल्ट जैसा का वैसा बचा रह जाएगा। तो N1 यहाँ पर जैसा का वैसा लिखेंगे हम, ठीक है, N1 जैसे का वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 250 है उसके अपान में 8 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो N1 का मान कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकल जाएंगे, 31.2। 250 मतलब कि 250/8 कर रही हैं आप, 250 को मतलब 8 से काटेंगे तो 31 दशमलव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। तो N1 जो प्राइमरी टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितने निकल जाएंगे, 31.2। तो ये N1 का मान हो जाएगा, अर्थात अप्रोक्सीमेट मानकर चले, क्योंकि यहाँ पर फेरो दशमलव में फेरे तो आएंगे नहीं, और हम मान के चले ऐसे ही, तो मोटे तौर पे अप्रोक्सीमेट तो 32 फेरे, यहाँ 31.2 है तो हम मान के चलते हैं 32 फेरे। तो यहाँ पर 32 फेरे प्राइमरी वाइंडिंग में है। अब उतने ही फेरे यहाँ पर दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में होना चाहिए, उससे ज्यादा फेरे होना चाहिए। तो अब सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने फेरे होंगे उसको निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमारे ये जो बोला गया है सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने फेरे निकलेंगे, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना उत्पन्न हो रहा है, 3000 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। तो 3000 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करने के लिए फिर से वही फार्मूला रखेंगे, और फार्मूला क्या है, N2 = 3000/8। तो 3000 वोल्ट ये सेकेंडरी वोल्टेज है, V2 का मान है, 3000 वोल्ट किसका मान है दोस्तों, ये V2 का मान है, अपान 8। तब कैलकुलेशन करेंगे उसी फार्मूले से, तो यहाँ पर निकल जाएगा 375 टर्न, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होंगे, में टर्न कितने होंगे, फेरों की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या 375।
फेरे होंगे, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 375 फेरे होंगे दोस्तों। इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग कितने फेरे होंगे। तो ये N1 का मान मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कितने हैं 32, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कितने हैं 375। ये कैलकुलेशन करके निकाल लिए, इसीलिए सेकेंडरी में 3000 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और प्राइमरी में कितने वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, प्राइमरी में 250 वोल्ट उत्पन्न हो रहा था। तो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया है दोस्तों, कि एरिया ऑफ कोर, कोर का एरिया कितना होगा। तो कोर का एरिया भी निकाल सकते हैं इससे, कोर का एरिया निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कोर का एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर कोर का एरिया निकालने के लिए फिर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ कोर का। तो एरिया ऑफ कोर का जो फार्मूला है वो क्या है, E1 इज इक्वल टू 4.44 बी मैक्सिमम इंटू ए इंटू एफ इंटू N1। मतलब ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, मतलब कि फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में, और ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, E1 का मान दिया है 250 वोल्ट, 4.44 जैसा का वैसा लिखेगा, बी मैक्सिमम दिया है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एरिया ही तो निकाल रहे हैं हम, और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स कितना निकाले थे हमने 32, लगभग कितना टर्न 32 टर्न। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया का मान निकल जाएगा, तीर गुना करेंगे पक्षांतर करेंगे तो 250 अपान ये हो जाएगा 4.44, 1.2 50 इंटू 32। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.03 मीटर स्क्वायर, ये किसका मान निकल जाएगा दोस्तों, ये निकल जाएगा एरिया ऑफ कोर का, मतलब कि 0.03 कोर का मान निकल जाएगा इसमें। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो का फार्मूला होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्या फार्मूला होता है हमें मालूम है। तो यहाँ पर हमने जिससे क्वेश्चन में दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न निकालना है, तो प्राइमरी वाइंडिंग N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग N2 के टर्न हमने निकाल लिए। एरिया ऑफ कोर निकालने बोला था, एरिया ऑफ कोर निकाल लिए हमने। तो ये जो फार्मूले दो लिखे हुए हैं दोस्तों, इन फार्मूले को याद रखना है, E1 अपन N1, एरिया ऑफ कोर E1 का मान, और E1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर E1 का मान 250 वोल्ट दिया था, 250 वोल्ट में वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया, तो एरिया ऑफ कोर कितना निकला 0.03। यदि आप कैलकुलेशन यहाँ पर 3000 से भी करेंगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो कोर है, एरिया ऑफ कोर, ये कितना निकला 0.03 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया आप सभी को। एक और क्वेश्चन यदि देखें तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, घर पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, मैं यही होमवर्क दे रहा हूँ, इसके कुछ नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, बाकी आपको क्लियर करना है। यहाँ पर जो एरिया ऑफ कोर दिया हुआ है, मतलब कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी में जो है वोल्टेज कितना होगा, V1 वोल्टेज हो जाएगा, समझो ये हो जाएगा 500 वोल्ट। V1 का मान 500 वोल्ट रखेंगे आप, V2 का मान रखेंगे 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट रखेंगे दोस्तों, क्लियर है, V2 का मान 5000 वोल्ट। ठीक है, बाकी 50 हर्ट्ज जैसा का वैसा रहेगा फ्रीक्वेंसी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना ही मान रखेंगे।